साथियों, कैसे हो सब। आज रिट लेवल 2 साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा था बैक्टीरिया का, जीवाणु का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार की यदि कोई कमजोरी अपनी रह रही हो तो अपन उसमें सुधार कर सकें। तो देखिए, अपना रिट लेवल 2 का लेवल 2 साइंस का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था जीवाणु। क्या था? जीवाणु। कल अपन ने 2-3 बातें और महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी जीवाणु के बारे में, कि जीवाणु के प्रकार पढ़े थे, पोषण के आधार पे पढ़े थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीवाणु का एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको। जीवाणु का अध्ययन जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है उस शाखा को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। और ये जो बैक्टीरियोलॉजी है, सबसे पहले जीवाणु को देखा गया था एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था जीवाणु को। तो इनके सम्मान में बैक्टीरियोलॉजी के यानी जीवाणु विज्ञान के पिता कौन? ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहलाते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं जीवाणु के आर्थिक महत्व की। मेनली क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। आर्थिक महत्व की अपन बात करते हैं। तो आर्थिक महत्व में अपन जब बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा, अपन बात करेंगे डेयरी उद्योग में। कौन से उद्योग में? डेयरी उद्योग में। और आर्थिक महत्व में अपन लाभदायक की बात कर रहे हैं। तो डेयरी उद्योग की जब बात आती है तो डेयरी उद्योग में क्या महत्वपूर्ण जीवाणु अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसको अपन अपनी भाषा में अपन कहते हैं भाई जावण बोलते हैं। मतलब मेनली ये है कि महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और इसको शॉर्ट में LAB भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? LAB। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ अपन देखते हैं दूध होता है। तो दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, केसीन। दूध होता है, दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन होती है। अब दूध को लंबे समय तक अपन स्टोर में तो रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अब उस स्टोर में रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकृत दूध। पाश्चुरीकृत दूध। और पाश्चुरीकृत दूध होता है वो 60 से लेकर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया हुआ दूध होता है। फिर उसको माइनस शीतलित द्रव्य में क्या किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब पाश्चुरीकृत जो दूध होता है उसमें क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी थोड़ी सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसमें? पाश्चुरीकृत दूध में। क्योंकि यदि अपन बॉइलिंग पॉइंट यानी अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तब तो ये बैक्टीरिया बिल्कुल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल दूध का टेस्ट है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन जब अपन इसको पाश्चुरीकृत करते हैं तो लैक्टोबैसिलस की कुछ मात्रा रह जाती है, जिसके कारण ये जो दूध है वो कुछ उसमें टेस्ट रह जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि यदि ये जो केसीन प्रोटीन है, ये केसीन प्रोटीन छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? फिर दही बोल देते हैं। मतलब दूध क्या होने लग जाता है? खट्टा होने लग जाता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? दही बोल देते हैं। अब दही में जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली, तो लैक्टोबैसिलस तो हो गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। और
एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। ये जो दो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं, ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के दही के बैक्टीरिया हैं, दही में पाए जाते हैं। मतलब डेयरी उद्योग में दूध से दही के निर्माण में इन बैक्टीरियाओं की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए दूध से जब दही बनता है तो पोषक जो तत्व होते हैं उनके मान में काफी परिवर्तन आता है। कैसे आता है? जैसे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में B12, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दूध से दही के निर्माण में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन B12 का नाम होता है। एकमात्र विटामिन ऐसा होता है जिसमें कोई धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। और कौन सी धातु होती है इसके अंतर्गत? कोबाल्ट होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट। तो B12 के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बता दी है एक्स्ट्रा में, तो इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखना है। तो डेयरी उद्योग में एक देखिए अपन अलग रूप से बात करते हैं, इसी के तहत अपन देखते हैं कि जो दूध से दही का निर्माण होता है तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं जैसे छाछ का निर्माण होता है, तो दूध से फिर अपन छाछ का निर्माण करते हैं, तो छाछ में जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। मेनली ये बैक्टीरिया होता है वो किस छाछ, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं चाहे मट्ठा बोलते हैं, तो उसमें ये बैक्टीरिया होता है। तो डेयरी उद्योग में आप ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, LAB भी कहते हैं। प्रोटीन दूध में केसिन होती है, दूध से दही के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस बैक्टीरिया भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मट्ठा यानी छाछ का जब निर्माण होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस बैक्टीरिया होता है, वो भी इसके अंतर्गत क्या होता है, पाया जाता है। दूध से दही बनने में पोषक तत्वों में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। B12 होता है वो क्या होता है, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। और इसमें एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोई धातु होती है। कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी उद्योग के बाद अपन बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। तो आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अब अपन आगे बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में इन बैक्टीरियाओं की क्या भूमिका होती है, वो देखिए। तो औद्योगिक क्षेत्र की जब अपन बात करेंगे तो जैसे रेशे उद्योग में भी होती है, चर्म उद्योग में भी होती है, चाय उद्योग में भी होती है, आदि काफी क्षेत्र हैं जिनमें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में काफी। तो दूसरा अपना है औद्योगिक क्षेत्र में। तो उद्योग कौन से उद्योग धंधों के अंतर्गत बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं मेनली कि हर एक, चाहे वो चर्म उद्योग हो, चाहे वो तंबाकू उद्योग हो, चाहे चाय उद्योग हो, चाहे और भी काफी अपन देखते हैं कि पेय पदार्थ जैसे अल्कोहल है, सिरके के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट है जो सिरका उद्योग है। सिरका उद्योग में मतलब अपन बोलें कि एसिटिक एसिड, इसके निर्माण की जब अपन बात करते हैं एसिटिक एसिड के निर्माण की, तो जो बैक्टीरिया यहाँ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। कौन सा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, यानी एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया होता है, वो सिरका उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। दूसरा एक बैक्टीरिया है जैसे एल्कोहलिक जो पदार्थों का निर्माण होता है, एल्कोहलिक, मेनली एल्कोहल का जब निर्माण होता है तो एल्कोहलिक उद्योग की जब अपन बात करते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। कौन सा होता है? सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो बैक्टीरिया होता है इसका काफी अहम रोल होता है
और जैसे जो पेय पदार्थ होते हैं, एल्कोहल का एक प्रकार का पेय पदार्थ, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रीवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में ब्रीवर्स बोल देते हैं। तो इस बैक्टीरिया को, एक प्रकार का ईस्ट है ये, इसको बोल देते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, भी इसी बैक्टीरिया को कहा जाता है। ध्यान रखना, ब्रीवर्स ईस्ट किसे कहा जाता है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को मुख्य रूप से कहा जाता है। अब इसके अदरवाइज देखिए, आप अपन एल्कोहलिक उद्योग की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अपन देखते हैं जैसे ब्रेड उद्योग है, ब्रेड उद्योग में भी अपन देखते हैं मेनली कि जो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है, ये जो बैक्टीरिया है, तो इसका कार्य ब्रेड उद्योग में, कौन से उद्योग में होता है, ब्रेड उद्योग में भी होता है। इस तरह आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से खमीर का उपयोग ब्रेड उद्योग में होता है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का होता है। कौन से खमीर या ईस्ट का उपयोग, कौन से खमीर या ईस्ट को ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को कहा जाता है। एल्कोहल उद्योग में किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, कौन सा उपयोगी होता है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी होता है। तो इस हिसाब से आप ये जो 2-3 बैक्टीरिया हैं, इनका आप नोट कर लें। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं आगे के बैक्टीरिया के रूप में, तो देखिए एक मेनली जो चाय उद्योग है, चाय उद्योग में एक बैक्टीरिया आता है माइकोकोकस कॉन्सिडेंस। कौन सा बैक्टीरिया आता है, माइकोकोकस कॉन्सिडेंस। माइकोकोकस कॉन्सिडेंस बैक्टीरिया होता है, उसको चाय उद्योग में, कौन से उद्योग में, चाय उद्योग में क्यूरिंग प्रोसेस के लिए काम में लिया जाता है। अब आगे नाम दिया है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है जैसे जो चाय पत्ती आती है उनमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, और जितनी ज्यादा किण्वन की प्रक्रिया होगी तो उसका उसी के अनुरूप उसका स्वाद क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको अपन बोल देते हैं क्यूरिंग की प्रक्रिया। तो इस क्यूरिंग की प्रक्रिया में जो चाय उद्योग है उसमें भी क्या होता है, माइकोकोकस कॉन्सिडेंस जो बैक्टीरिया होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके अदरवाइज ये औद्योगिक क्षेत्र की बात कंटिन्यू चल रही है। एक मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बता दूं, मेनली जो मोनोकोकस परफ्यूरिस बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है, मोनोकोकस परफ्यूरिस जो बैक्टीरिया होता है, काफी ही इंपॉर्टेंट रोल है मोनोकोकस परफ्यूरिस बैक्टीरिया का। क्या रोल है इसका, इस बैक्टीरिया के द्वारा ध्यान में देना, एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है स्टेटिन। कौन सा पदार्थ निर्मित किया जाता है, स्टेटिन किया जाता है, और वो अपने शरीर के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, अपने शरीर के अंतर्गत जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो एक प्रकार की बेड वसा है अपने शरीर में, हार्ट अटैक के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने वाला कौन सा, स्टेटिन जो पदार्थ है, स्टेटिन, वो प्राप्त किससे होता है, मोनोकोकस परफ्यूरिस बैक्टीरिया से होता है। तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये 4-5 आप इनको फटाफट नोटेट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। मेनली जैसे एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस जाति का। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मनुष्य के लिए जो लाभदायक बैक्टीरिया है, देखिए हर बार आप देखिए जो बैक्टीरिया उसका उपयोग है, आप लास्ट 2015 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो मनुष्य के लिए लाभदायक है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिए थे, स्ट्रेप्टोकोकस दिए थे, विब्रियो भी था, उसमें एग्जांपल साल्मोनेला भी दे सकता है, उसमें पेनिसिलिन भी दे सकता है, पेनिसिलियम भी दे सकता है, एस्परजिलस भी दे सकता है। तो इनमें से जो एस्परजिलस है, जो पेनिसिलियम है, वो तो क्या है, फंजाई है, तो बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्या था, ऑप्शन डिलीट था। अब बात आती है किसकी, विब्रियो की। विब्रियो बैक्टीरिया है तो वो अपने शरीर में रोग उत्पन्न करता है, कौन सा, विब्रियो कोलेरी करता है। अब देखिए नेक्स्ट रूप से मैं आगे नोट कर रहा हूं। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की बात कंटिन्यू चल रही है। इसमें नेक्स्ट एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस। 5वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, लाभदायक की कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उससे एक एंजाइम प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काफी ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? रक्त स्फोटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त स्फोटन का मतलब है जो रक्त का थक्का शरीर में बना हुआ है, रक्त के थक्के को गोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी धमनियों में जो रक्त का थक्का बन जाता है, जो सुव्यवस्थित रूप से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? उस रक्त के थक्के को स्फोट कर देता है, उसको उठा देता है, उसको घोल देता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा बैक्टीरिया निभाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। यही क्वेश्चन 2015 रीट में आया हुआ था कि अपने शरीर के, मनुष्य शरीर के लिए लाभदायी कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसके अदरवाइज बैक्टीरियाओं की। जब अपन बात करेंगे तो चर्म उद्योग में जो चमड़े होता है, चमड़े से आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो रेशे वगैरह, बाल वगैरह उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो उन चर्म उद्योग में भी उन बालों को उठाने के लिए भी क्या होता है? महत्वपूर्ण जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काफी क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जो चर्म उद्योग की जो प्रोसेस है टैनिंग, काफी आ सकता है क्वेश्चन। टैनिंग क्या है? तो टैनिंग क्या है? चर्म उद्योग में बालों को उठाने की प्रक्रिया। तो उस टैनिंग की प्रक्रिया होती है, उसमें भी बैक्टीरियाओं की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसी प्रकार से अपन आगे मैं आपको बता दूं, जैसे जो वाहित मल होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट, इस बात को भी ध्यान रखना। वाहित मल उपचार में, वाहित मल उपचार यानी अपन बोले तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, सीवेज ट्रीटमेंट। जो गंदा घरों से निकला हुआ कचरा है उसको भी क्या सड़ागला हो जाता है, उसको भी शुद्ध करने के लिए, नदियों का पानी है जो उसमें जो औद्योगिक जो कचरा बहता है उसको भी क्या होता है? शुद्ध करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें महत्वपूर्ण जो एक श्रेणी है बेसिलस, कौन सी होती है? बेसिलस श्रेणी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वाहित मल में जो गंदगियां होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको हटाने में, उनको नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से बैक्टीरिया निभाते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया निभाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अपने शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में एक बैक्टीरिया होता है ईस्चरिया कोलाई। ईस्चरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है जो मानव आंत में पाया जाता है, जो मानव आंत में क्या होता है? पाया जाता है। ये बैक्टीरिया भी क्या करता है? अपने शरीर में, ध्यान से सुनना, अपने शरीर में कोई हानिकारक जर्म आ जाए, कोई कीटाणु जीवाणु वगैरह आ जाए जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसको नष्ट करने का काम करता है। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोली बैक्टीरिया करता है, ईस्चरिया कोलाई बैक्टीरिया करता है। हालांकि यदि ईस्चरिया कोलाई बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो अपने शरीर के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि वो अपने शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न कर देता है? अतिसार रोग उत्पन्न कर देता है, डायरिया रोग उत्पन्न कर देता है, जिसको अपन बोल देते हैं दस्त लगना। तो ये भी अपने शरीर में उत्पन्न कर देता है। तो बैक्टीरियाओं की जब लाभदायी की बात करते हैं, अब लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र के बाद अपन बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। तीसरा अपना है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में देखिए एक बैक्टीरिया होता है सबसे ज्यादा राइजोबियम, आप ध्यान रखना, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर। नाइट्रोसोबैक्टर, इन तीन बैक्टीरियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्राइट
और नाइट्रेट में तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, मदद करते हैं। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट में आपको बता दूं, इसमें एक जो आधुनिक, जो आज के टाइम की जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता जो होते हैं, आनुवंशिकी क्षेत्र में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आनुवंशिकी क्षेत्र में बैक्टीरियाओं की क्या भूमिका है। आपने नाम सुना होगा, एक बैक्टीरिया होता है बीटी, बीटी का नाम होता है बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इससे एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल प्राप्त की गई जिसका नाम था बीटी कॉटन, यानी बीटी कपास। तो कॉटन में जो रोग उत्पन्न होता है, कॉटन में कौन सा रोग उत्पन्न होता था, बोलवर्म। कौन सा रोग, बोलवर्म। तो इस बोलवर्म रोग को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु थे, उनमें एक विशिष्ट प्रकार की जीन ट्रांसफर की गई जिसका नाम क्या था, क्राइजीन। इस क्राइजीन से, इस बेसिलस thuringiensis से ये जीन प्राप्त करके कॉटन में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे इसको नुकसान पहुंचाने वाले इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, जब ये इस बीटी कॉटन पे जो आनुवंशिक रूपांतरित फसल है उसको काटता है तो उसको नष्ट कर देती है। और आपको मैं और बता दूं, दो बैक्टीरिया और हैं, एक है टीआई और एक बैक्टीरिया कौन सा है, आरआई, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये कौन सा टीआई है, ये केवल द्विबीजपत्री पादपों में, कौन से में, द्विबीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, टीआई। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को क्या कहते हैं अपन, टीआई। और दूसरा है आरआई, और आरआई को क्या बोल देते हैं, एग्रोबैक्टीरियम रोजियस। एग्रोबैक्टीरियम रोजियस होता है वो जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बैक्टीरियाओं के लाभदायक जो प्रभाव थे वो मैंने आपको बता दिए। हानिकारक क्या, रोग उत्पन्न करते हैं, वो अपने सिलेबस में अलग दिए हुए हैं, जीवाणु जनित रोग, संक्रामक रोग, तो उनमें अपन डिटेल से उनकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।